इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को वैक्सीन की दोनों डोज मिलकर बेअसर कर पाएंगी या नहीं, और इस मामले पर की गई कुछ लेटेस्ट स्टडीज के बारे में। और आपको बताएंगे चाइना की सबसे नई हरकत के बारे में जिसे सुनकर लोगों से रहा नहीं जा रहा है, और चाइना के प्रेसिडेंट और वहाँ के साइंटिस्ट की जमकर ट्रोलिंग चल रही है। ये तो टट्टी है। और आपको बताएंगे कि किस तरह चाइना की वैक्सीन का मजाक बन गया। आज ज्यादातर लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता है। कुछ का मानना है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना वैक्सीन पर भी भारी पड़ सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ही जुड़ा हुआ है, जिसकी सबसे पहले भारत में ही पहचान की गई थी, और यही वेरिएंट भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कारण भी बना था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के अनुसार कोरोना की और लहरें भी आ सकती हैं, लेकिन ये कितनी घातक होगी इस पे स्टडीज की जा रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर वायरस के प्रसार को फैलने से नहीं रोका गया तो कोरोना के ऐसे और भी कई सारे वेरिएंट्स आ सकते हैं। भारत सरकार ने पहले ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक घोषित कर दिया है, लेकिन अब ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जाए कि ये वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर को ला सकता है। सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। इसको लेकर दुनिया में अलग अलग रिसर्च की गई है। एक और बात यह है कि कोई भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ये नहीं कहती है कि 2 डोज लेने के बाद दोबारा कोरोना नहीं होगा, बल्कि सिर्फ ये दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण होता भी है तो आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी, यानी आप कोरोना से गंभीर संक्रमण से बच जाएंगे। लिहाजा एक्सपर्ट्स लोगों को बार बार वैक्सीन लगाने की अपील कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन की 1 डोज ज्यादा असरदार नहीं है, लेकिन 1 डोज से भी लोग काफी हद तक सुरक्षित हो जाते हैं। ब्रिटिश सरकार की एक स्टडी में दावा किया गया है कि वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद डेल्टा वेरिएंट के संक्रमित होने वाले 96% लोगों को हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई। एक नजर डालते हैं अलग अलग स्टडीज पर। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने वैक्सीन के असर को लेकर एसेंशियल सर्वे से जुड़े 3900 लोगों पर रिसर्च किया। इसमें पता चला कि जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 डोज ली हैं उन्हें संक्रमण के खिलाफ 90% तक सुरक्षा मिली। यहाँ तक कि वैक्सीन की 1 डोज लेने वालों को भी 81% तक की सुरक्षा मिली। सिर्फ 5% लोग ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हुआ। ICMR की स्टडी। In a latest study, ICMR has estimated that the third wave of coronavirus will not be as devastating as the second wave of the deadly virus. This study demonstrates plausible mechanisms for a third wave that could include a new variant of the virus causing COVID-19 that is more transmissible, at the same time capable of escaping prior immunity. However, study also points out that imposing lockdown is highly effective in limiting the transmission of the viral infection. फोर्टिस की स्टडी। 17 जून को फोर्टिस हेल्थ केयर ने भी अपनी स्टडी रिलीज की। इस स्टडी के मुताबिक ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लेने के बाद हल्का संक्रमण हुआ। संक्रमित मरीज घर पे ही ठीक हो गए। खास बात यह है कि स्टडी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान की गई थी। वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद सिर्फ 6% स्टाफ पर संक्रमण हुआ। तो सभी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के मुताबिक तीसरी लहर से लड़ने का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। अब इसी बात को लेकर चाइना की वैक्सीन पर बात करते हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट ने चीनी वैक्सीन को लेकर सवालों को और उकसा दिया। रिपोर्ट में इंडोनेशिया मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से बताया गया कि देश में 20 डॉक्टरों की कोरोना संक्रमण से मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये वे डॉक्टर हैं जिन्हें चीनी वैक्सीन सिनोवैक की दोनों डोज मिल चुकी थी। इसके अलावा भी 31 और डॉक्टर हैं बीते 5 महीनों में जिनकी मौत हुई, और उनकी मौत पर जांच चल रही है। टीका लगाए गए हेल्थ वर्कर्स में गंभीर मामलों के बढ़ने ने चीन के बनाए वैक्सीन सिनोवैक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगोलिया और बहरीन जैसे देशों में भी चीनी वैक्सीन खूब जमकर दी जा रही थी, लेकिन अब वहां पर भी संक्रमण बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 हफ्ते में वैक्सीन ले चुके ये देश कोरोना से प्रभावित देशों में टॉप 10 की लिस्ट में आ गए। साइंस मैगजीन आवर वर्ल्ड इन डेटा में बताया गया कि ये सारे ही वो देश हैं जिनकी 50 to 68% पॉपुलेशन को वैक्सीन की खुराक मिल चुकी है। इन तमाम देशों में टीकाकरण के बावजूद बढ़ते मामलों को देखकर एक बार फिर ये बात गर्मा गई है कि चीनी वैक्सीन वायरस पर कारगर साबित नहीं हो रही है। और तो और चाइना की वैक्सीन का कोई भी डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं है जिससे पता लग सके कि कितने लोगों में ट्रायल हुआ और कितना सफल हुआ। 90 देशों ने चीनी वैक्सीन के लिए करार कर लिया था। खुद चीन के राष्ट्रपति भी अपनी वैक्सीन का प्रचार कर रहे थे और इसे जल्द से जल्द दूसरे देशों तक पहुंचाने का भी वादा किया था। हालांकि चाइना की इस वैक्सीन पर संदेह के कारण दुनिया के अधिकतर देश कई पाबंदियां लगा रहे हैं। तो ये है चाइना और चाइना के वैक्सीन का हाल। अब एक और आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना सुनिए। चाइना चाहता है कि वुहान लैब को नोबेल पीस प्राइज मिले। वही वुहान लैब जहां से वायरस के फैलने की खबरें इंटरनेट में छाई हुई हैं। इस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी को कोरोना पे की गई रिसर्च के लिए पुरस्कार मिलने की बात करके चाइना ने अपना मजाक फिर बना दिया। लोग इस बात को एक घटिया जोक बता रहे हैं। अब आपको इस देश के बारे में कुछ और बातें बता देते हैं।
क्यों और कैसे यहाँ पे सरकार के खिलाफ बोलने वालों को चुप करा दिया जाता है, और ये अभी नहीं बहुत पहले से होता आ रहा है। तो अगले हिस्से में आपको बताते हैं कि चाइना में सेंसरशिप कैसे और कितनी कठोरता से की जाती है। चीन में जैसे ही कोई संस्था या व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करता है, तुरंत एक टीम एक्टिव हो जाती है और वो ऐसी खबरें फैलाती है जो सरकार के पक्ष में हो। ये खबरें इतनी ज़्यादा होती हैं कि सच्ची बात झूठ के नीचे दब जाती है। सेंसरशिप के इस तरीके को फ्लडिंग भी कहते हैं। इंटरनेट फ्रीडम के मामले में चाइना सबसे आखिरी देश माना जाता है। अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस हर साल इंटरनेट फ्रीडम पर रिसर्च करती है। इसमें लगभग हर साल 100 नंबर में से चीन को अक्सर 10 नंबर ही मिलते हैं। यहाँ केवल इंटरनेट पर काफ़ी कड़ा पहरा नहीं, बल्कि सेंसरशिप के उदाहरण तो तब से मिलते आ रहे हैं जब इंटरनेट ही नहीं था। साल 1989 में चीन में लोकतंत्र के समर्थन में काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ। लगभग 6 हफ्ते तक चले इस आंदोलन पर गुस्साई सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। Scattered protests continue to sputter, and there are new reports of skirmishes and violence in the wake of this weekend's massive military assault aimed at smashing China's pro-democracy demonstrations. ABC's Todd Carroll is standing by live now in Beijing by phone. Todd, what is the situation there now? Well, now there's a mood of terror at the center of the city and quiet in the north of the city. Beijing's Bloody Sunday is history now, but there are visible reminders everywhere of the shocking massacre that occurred here. Burned out buses and other vehicles are scattered in many sections of the Chinese capital, and the curious are now venturing out of their homes to look at the smoldering aftermath of the violent attack that dealt a staggering blow to the pro-democracy movement in this country. रातों रात सुरक्षा बलों ने गोलियों से हजारों की भीड़ को भून दिया। बाद में मारे गए लोगों को विद्रोही बताते हुए चाइना की सरकार ने कहा कि केवल 200 लोग ही मारे गए थे। लेकिन 28 साल बाद पुराने डॉक्यूमेंट से ये राज खुल सका कि उस घटना में कम से कम 10,000 लोग मारे गए थे। शुरुआती दौर में चाइना में इंटरनेट में वैसा पहरा नहीं था, लेकिन जैसे ही सरकार को इसकी ताकत का अंदाजा हुआ, तुरंत ही वहाँ बैन शुरू हो गया। आनन फानन में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का तोड़ निकाला गया। चाइना में व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसी मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जगह स्थानीय सोशल मीडिया है, ताकि चाइना के लोग क्या लिख रहे हैं या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है जैसी बातें वायरल ना हो। यहाँ तक कि इनका सर्च इंजन भी गूगल नहीं है, बल्कि चाइना मेड है। सेंसरशिप के तहत ही एक प्रोग्राम है ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना। इसे दुनिया का सबसे आधुनिक इंटरनेट सेंसरशिप प्रोग्राम माना जाता है। इसमें चाइना कंटेंट को सेंसर करता है। इससे वेबसाइट्स भी ब्लॉक कर दी जाती हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नीति के खिलाफ कुछ भी कहे। यहाँ तक कि कीवर्ड्स को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है ताकि कोई ढंग से सर्च भी ना कर पाए। इस तरह से फ्रिक्शन भी एक सेंसरशिप का खास तरीका है। इसके तहत उन वेबसाइट्स को सरकार धीमा कर देती है जो सरकार के विरोध में हो। ये इतना स्लो हो जाती है कि यूजर पूरा खुलने से पहले ही उसे बंद कर देता है और इस तरह से उसे असली जानकारी मिल भी नहीं पाती है। बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। तो ये थी कोरोना की वैक्सीन और कोरोना के जन्मदाता माने जाने वाले देश चाइना से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ। आप हमारे चैनल में और भी ऐसी जानकारी भरे वीडियोस और फनी वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।